नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे भूपेश का प्रताप भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए जनता ने आखिरकार हाथ का साथ देकर उपचुनाव की सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। सावित्री मंडावी ने 21,171 वोटों से जीत दर्ज की है। मतदान के पहले और बाद में इस सीट पर खूब सियासत देखने को मिली। एक तरफ सावित्री मंडावी तो दूसरी तरफ ब्रह्मानंद नेताम। इन दोनों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने ताकत दिखाई थी, लेकिन जीत का परचम कांग्रेस ने लहराया। उधर नतीजों के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हुआ है। एक तरफ जीत का जश्न देखने को मिला तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल चुनाव को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ट्वीट कर सावित्री मंडावी को बधाई देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। इस चर्चा को भी मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी जो आए हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो शुरू से अंत तक मेरा साथ दिए और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो हर समय मेरा सपोर्ट किए, मेरा साथ दिए। अभी लक्ष्य क्या रहेगा आपका? बिल्कुल, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी विकास के बहुत कार्य किए हैं, लेकिन उनका जो छूट गया होगा, जो विकास के कार्य रुक गए होंगे और जो उनका जो सपना था उनको मैं जनता के बीच जाके उन सभी सपनों को, उन विकास के सभी कार्यों को मैं जनता के बीच जाके सभी को पूरा करूंगी। यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी से हो जाता है। आखिरी तक इंतजार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों को जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। मैं कहा ना कि जिस प्रकार से वो बीजेपी कहीं कुछ करने के नहीं है, जब उनके अपने ही लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं और शंका व्यक्त की जा रही है, तो उसका परिणाम क्या होगा ये तो चलिए, तो भूपेश का प्रताप, एक बात देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ हुआ इस उपचुनाव के लिए और इस उपचुनाव के नतीजे के साथ साथ जिस तरीके से गुजरात और हिमाचल की हम बात करें, उसके नतीजे भी हमने सामने देखे हैं। वो भी हमने देखा कि आखिरकार किस तरीके से रुझान आए सामने। और दूसरे जगह की भी यदि हमने बात उठाई, आज उपचुनाव के जो हमने नतीजे देखे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है, मिला जुला असर देखने को मिला। कांग्रेस की आप ये कह लीजिए कि एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेन किया उसने, क्योंकि हिमाचल में जिस तरीके से सीटें आई हैं उसमें एक बात तो समझ में आती है कि मिला कुछ, उन्होंने बहुत ज्यादा खोया नहीं है। लेकिन भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी ये एक उनकी बड़ी जीत कहलाएगी, इसलिए भी क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम जो हैं वो पहले एक बार इलेक्शन जीत चुके रहे हैं और निश्चित तौर पर सावित्री मंडावी जो हैं, तो उनके कंपैरिजन में उनका इस बार इलेक्शन में आना, फिर मुद्दे, फिर ब्रह्मानंद नेताम पर कुछ आरोप लगना, ये बहुत सारी चीजें थी जो इस उपचुनाव पर, इस सीट के लिए बड़ी एक ऐसे सवाल यहां पर आ गए थे कि आखिरकार जनता ने क्या किया होगा। तो एक अच्छी खासी जीत के साथ मुझे लगता है कांग्रेस की झोली में जनता ने अपना आशीर्वाद डाला है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीलम चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हैं। नीलम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले नीलम जी आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं भी दूंगी, क्योंकि भानु प्रताप उपचुनाव जो था वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की झोली में आया। चलिए, कांग्रेस अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी है, आपसे कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करती हूँ। मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण था ये उपचुनाव, और हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। भानु प्रतापपुर के साथ साथ मैं दूसरे इलेक्शंस को भी आज लाऊंगी, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन था देखिए नतीजों का, इलेक्शन का। ऐसे में बीजेपी को, आपको मैं बधाई दूंगी गुजरात के लिए। हिमाचल के लिए मुझे लगता है कांग्रेस एक अच्छा गेन करके आई है, और भानु प्रतापपुर उपचुनाव भी कांग्रेस की झोली में चला गया है। बहुत सारी बातें आ रही हैं इसके बाद भी। कहीं ना कहीं हिमाचल को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, खरीद फरोख्त की, हॉर्स ट्रेडिंग की उन्होंने आशंका जताई है। ऐसा हमेशा क्यों भारतीय जनता पार्टी पे इस तरह के आरोप, क्या सही है? क्या दूसरे स्टेट्स में जो हुआ उसके बाद विश्वास करना मुश्किल है बीजेपी पर? सबसे पहले तो मैं भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी की विजय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में ऐतिहासिक विजय की है, ये अपने आप में एक बड़ा मैंडेट है और इसके संदेश भी बड़े हैं। रही बात आपने जो प्रश्न पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप क्यों लगते हैं खरीदी बिक्री का,
भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं लगता है, कांग्रेस खुद कमजोर है। अदरवाइज हम थैले लेके ये करेंगे तो क्या ये बिकाऊ हैं? और यदि ये बिकाऊ हैं तो इन्हें सोचना होगा कि इनके विधायक इतने कमजोर क्यों हैं। लोकतंत्र के महापर्व पे जब जनता मैंडेट देती है तो जनता के विश्वास पे आपको खरा उतरना है। आप पैसों के लिए बिक जाएंगे, मुझे लगता है कि ये आपकी आंतरिक कमजोरी है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का भी विधायक जो है उसको कांग्रेस खरीद के बताए, हमारा आत्मबल है, हमारा आत्म संयम है, हम अनुशासन से बंधे हुए, हम नहीं बिकते। कांग्रेस के लोग बिकने के लिए तैयार हैं, हम खरीदी बिक्री का भी भरोसा नहीं करते हैं। ये आशंका जता रहे हैं, हमने कहाँ कहाँ किया बताइए। और इसके पहले भी गवर्नमेंट रही है 2014 के पहले, क्या कांग्रेस ने तोड़फोड़ की कोशिश नहीं की है? एक वोट से प्रधानमंत्री उस समय नरसिम्हा राव की वोट बची हुई थी, गोमांग देसाई की, जो क्या कहते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और सांसद होते हुए उन्होंने वोट दिया था, जिसको मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने नहीं देना चाहिए था। इतिहास में हमने देखा कांग्रेस ने खरीदी बिक्री की है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। इसी कारण इनको ये डर सता रहा है, क्योंकि ये खरीदी बिक्री करते रहे और इनको हमेशा डर है। हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम लोकतंत्र पे भरोसा करने वाले लोग हैं। यदि ये मजबूत होंगे तो हम क्या, कोई भी खरीद नहीं पाएगा। हम पे आरोप लगाना गलत है, पहले अपना घर संभालेंगे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। उचित जी, आज के जो रिजल्ट आए हैं, अब तक की जो चीजें साफ हुई हैं, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया तीनों पर, गुजरात, हिमाचल और निश्चित तौर पर भानु प्रताप पर। जी राखी, आज अगर अपन व्यापक हम देखें पूरे हिंदुस्तान के अपने चुनाव पे, तो सरगर्मियां जो बड़ी तेज रही हैं। आप उससे गुजरात की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, यूपी में मैनपुर की बात कर ले, तो सही जगह आप देखें तो आज पूरा मिला जुला असर रहा। कभी खुशी कहीं गम आपको देखने को आप कह सकते हैं कि जैसे कल एमसीडी के चुनाव में थोड़ा सा गम लगा भारतीय जनता पार्टी को, तो गुजरात के चुनाव में आज बड़ी खुशी हो गई। वहीं कांग्रेस को यहाँ पे खुशी मिली तो गुजरात में थोड़ा गम हो गया, एमसीडी में गम हो गया। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में विजय प्राप्त हुई तो उनकी बड़ी खुशी की। तो मिले जुले वहीं पे मैनपुर में आप बात करें तो जो ट्विंकल जो आई है मैडम, जैसे अखिलेश जो आई है, वो जीत के आई हैं, तो सभी के लिए खुशी का एक माहौल रहा है। तो कहीं खुशी कहीं गम सभी पार्टियों के लिए अपना अपना रहा है। अब आम आदमी की बात करें तो हिमाचल में कोई परफॉर्म नहीं कर पाई, गुजरात में जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस था उनका वो नहीं कर पाई। बहुत भारी मैंडेट के साथ अब वहां पे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आ गई, बहुत अच्छे मैंडेट के साथ हिमाचल में कांग्रेस आ गई, बहुत अच्छी उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई। तो सब मिला जुला असर रहा। आज बहुत बड़ा दिन रहा सभी पार्टियों के लिए, सभी लोगों के लिए। विशेषकर हम देखें तो जो मुद्दे थे, गुजरात के अपने अलग मुद्दे रहे हैं, हिमाचल के अपने अलग मुद्दे रहे हैं। 3 दशक से कोई रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार 5वां उपचुनाव भूपेश बघेल के चेहरा और मोहन मरकाम की अध्यक्षता में जीत के आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। जिस प्रकार से गुजरात में एक अपना रिकॉर्ड 157-158 सीट का बन रहा है, वैसे एक उपचुनाव का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में भी मोहन मरकाम के नाम अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उनके नाम पे बन रहा है। तो तमाम आज कभी बहुत अच्छा सभी पार्टियों के लिए रहा है और बुरा भी सभी पार्टियों के लिए रहा है। तो पूरा मिला जुला असर आप इसको बोल सकते हैं सभी के लिए। ऐसा नहीं किसी की वेव चल रही हो, किसी की आंधी आई हो, किसी की तूफान आया हो, तो ये वाली स्थिति आप कहीं नहीं बोल सकते। गुजरात में आंधी भी आई है तो वो आंधी हिमाचल जाके खत्म हो जाती है और छत्तीसगढ़ आते आते तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो वही आम आदमी पार्टी की अगर आंधी आई है, आप बोल सकते हैं एमसीडी चुनाव में, तो वो गुजरात में और हिमाचल में पूरी खत्म हो जाती है। तो पूरा मिला जुला रहा। सब लोकतंत्र में जिस तरीके के उम्मीदें होती है, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है, उसी के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट आए, चाहे हिमाचल हो, गुजरात हो, मैनपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, तो बहुत अच्छा रहा। कहीं किसी तरीके की दुर्घटनाएं, किसी के वोटर भर्ती को लेके या किसी हिंसा की कोई नहीं हुई। ये बड़ी अच्छी हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो हमारे उपचुनाव हुए वहां भी इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं हुई। ये बहुत अच्छी बात रही है पूरे इन चुनाव में कि कहीं किसी प्रकार के खरीद फरोख्त या किसी प्रकार का क्राइम हो, किसी प्रकार की लूट हो, किसी प्रकार का हिंसा हो रही हो, तो ये देखने को नहीं मिला। एक शांतिपूर्वक इस चुनाव में निपटा। ये बड़ी एक हिंदुस्तान की, इसको आप लोकतंत्र की जीत भी आप मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वापस आऊंगी आपके पास। नीलम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी आज नीलम जी, मैं सबसे पहले तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव का जो नतीजा आया उसके लिए शुभकामनाएं दूंगी। मैं हिमाचल के लिए भी आपको शुभकामनाएं दे देती हूँ। धन्यवाद। अच्छी बात है। लेकिन मुझे आज पता नहीं क्यों भूपेश बघेल को ऐसा सुनकर, इस चर्चा में भी जब मैंने उनकी प्रतिक्रिया सुनी, पहले भी सुनी थी दिन में, तब उन्होंने एक आशंका जताई है, आशंका कह लीजिए या सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर कह लीजिए, कि थोड़ा सा हिमाचल को लेके परेशान से लगे हैं या बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे उस वक्त पे, इसलिए कि शायद उनको लग रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंस रह जाएगा तो खरीद फरोख्त करके सरकार न चली जाए। तो ये क्या डर है या कुछ और? देखिए, ऐसा है कि आप तो लगातार देख ही रहे हैं, पिछले 3-4 सालों से रिकॉर्ड बन रहा है कि जहां जहां कांग्रेस की बहुमत आती है, ये पूरे अमले के साथ और दबाव की राजनीति, पैसे की राजनीति, ईडी की राजनीति, हर प्रकार से दबाव डालकर सरकार को गिराने का और सरकार को खरीदने का प्रयास करती है। और जहां पर इनकी सरकार नहीं आ रही तो विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज इसी कारण कॉन्फिडेंस की जो कमी, जो अगर कहीं बात आ रही है, लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल जी मंजे हुए नेता है और आज जितने सीट हमारे कांग्रेस की आई है उसमें एक भी सीट इधर से उधर नहीं होगी, क्योंकि वो आदरणीय भूपेश बघेल जी इसके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। और इनका जो तौर तरीका रहा है पूरे भारत देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में, तो इसलिए थोड़ा सा बच करके चलना और संभल के चलना ये आवश्यकता है। और रही सवाल भानु प्रतापपुर की, तो भानु प्रतापपुर की सीट में तो आपने देखा है ऐतिहासिक वोटों के साथ चुनाव यहाँ पर जीती है, तो कहीं शंका समाधान वाली बात नहीं है। लेकिन एक डर जो है वो भारत देश में हर राज्य के जितने विरोधी पार्टी हैं इनके, भारतीय जनता पार्टी के, उन सबको एक चीज का डर रहता है, क्योंकि ये तो 25-25 सीट को उठा के लेके चले जाते हैं, पता नहीं क्या दबाव बनाते हैं और कितने पैसों का खेल खेलते हैं। तो छोटे मोटे राज्य को तो ऐसा इनके लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा कंडीशन रहता है। इसलिए सजगता के साथ काम करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात और मुझे आज तमाम जगह के नतीजों से लगी है। रविंद्र जी, बहुत बड़े दावे थे, ऐसा लग रहा था कि भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम पर बहुत सारे आरोप भी लगे थे। उसे बहुत ज्यादा मैं नहीं खींचूंगी। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि हार की एक मुख्य वजह क्या मानते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सत्ता पक्ष का चुनाव था, ये बाई इलेक्शन था, आम चुनाव नहीं था। और हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में 15 उपचुनाव हुए हैं और एकमात्र उपचुनाव में जो विजय हुई थी कोटा से रेणु जोगी जी हुई थी। बाकी इसके पहले अभी भूपेश बघेल जी के समय 5वां उपचुनाव है, वो 5 जीत गए। इसके पहले 14 उपचुनाव जो हुए, 10 हमारे समय हमने 9 जीता, एक जोगी जी, रेणु जोगी जी हम नहीं जीत पाए थे कोटा चुनाव का। ये सत्ता का जो उपचुनाव होता है ये हमेशा सत्ता के पक्ष में जाता है। दूसरी बात, इन्होंने धन बल का दुरुपयोग किया, इन्होंने बरगलाया। अभी आदिवासी समाज के लिए भी जो इन्होंने किया था आरक्षण का मामला, तो एक जो बड़ा आप मुझसे कारण पूछ रही हैं वो यही है कि ये उपचुनाव सत्ता के लिए था। अभी 6 महीने बाद जो चुनाव होंगे, जब 8 महीने बाद जब मेन चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, तो नतीजे विपरीत होंगे और भूपेश बघेल की सरकार जो है उनको पूरा स्थिति क्लियर हो जाएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगी कि कैसे सरकार बेरोजगारों के साथ छल कर रही है, शराबबंदी नहीं कर रही है, कैसे आरक्षण के नाम पे राजनीति कर रही है, ये सब आप देख लेंगे। ये तो उपचुनाव था, हमने अपनी पूरी ताकत से लड़ा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने तो 3 साल पुराना मामला ब्रह्मानंद नेताम जी का अभी उठाया, 3 साल पहले भी उठा सकते थे ना, झारखंड से आज इनकी दोस्ती है। तो ये जो इन्होंने छल कपट किया, जो धोखाधड़ी किया, जो जनता में भ्रम फैलाया, उसी का कारण है। लेकिन हमने अपना पूरा प्रयास किया। लोकतंत्र में मतदाताओं के मतदान का हम सम्मान करते हैं और हम उस जीत को भी इनके लिए बधाई देते हैं और अपनी हार को स्वीकार करते हैं। रविंद्र जी, सिर्फ कुछ दिनों में ही क्या छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी जनता को भ्रम में ला सकती है कांग्रेस? मुझे लगता है कि जनता है, वो समझदार है, उसको आप बरगला नहीं सकते ना। नहीं, सीधी सी बात है। आप जब वहाँ पूरी मशीनरी लगा रहे हैं, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, आप ब्रह्मानंद नेताम जी के लिए 3 साल पुराना मामला उठा के लाए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सत्ता का उपचुनाव था, ये सत्ता पक्ष का दबाव होता है, जनता भी इस चीज को समझती। दूसरा, मनोज मंडावी जी का भी निधन हुआ है, विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उनकी श्रीमती जी सरकारी नौकरी छोड़ के आई हैं। एक सिंपैथी तो मिलता है, आप मैनपुरी में देख लीजिए, अभी डिम्पल यादव जी जीती हैं, कितने मतों से जीती? क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ है। तो ये इसका फर्क तो पड़ता है। तो बरगलाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी मशीनरी लगी हुई थी,
पूरा सिस्टम ये हुआ था, चाहे एक्साइज का हो, चाहे आरक्षण के मुद्दे पे हो। आप बताइए, बरगलाने की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, आरक्षण के मुद्दे पे 27% ओबीसी को दिया गया और आदिवासी को 32% दिया, इसको जबकि वो लागू होना नहीं है। अभी विधानसभा से पारित हुआ है, राज्यपाल जी के पास पड़ा हुआ है, न्यायालयीन प्रक्रिया है। इन्होंने चुनाव के दरमियान बताने की कोशिश किया ओबीसी को कि हम आपको 27% दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की मैंडेटरी है 50% से अप होना नहीं है। इन्हें भी पता है ये लागू होगा नहीं, तो इन्होंने हर चीज को किया। एक स्वाभाविक आक्रोश तो आदिवासी समाज में था, निश्चित रूप से था, और इसी को इन्होंने बरगलाया है आरक्षण के रूप में। नहीं तो क्या जरूरत थी आरक्षण, एन टाइम में भानु प्रतापपुर चुनाव के समय ये आरक्षण का मुद्दा लेके आते। लेकिन वो बुरा कहाँ कर रहे हैं? आरक्षण का मुद्दा ला के भी तो उनके हित की बात हो रही है ना। और अभी हमने कल भी इस पर चर्चा की है, वो तो सिर्फ हस्ताक्षर के लिए रुके हैं और पारित हो जाएगा तो मुझे लगता है ये तो अच्छा है उस वर्ग के लिए। नहीं, हित के लिए कैसे? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 50% से ज्यादा होना नहीं है। जब यही हाई कोर्ट में 58% नहीं रुका तो 70% कैसे रुकेगा? ये तो भानु प्रतापपुर चुनाव के उपचुनाव के पहले इन्होंने लाया। जो जस्टिस छविलाल पटेल की रिपोर्ट थी, आधी अधूरी रिपोर्ट थी, उसको इन्होंने अभी पूरा वेरीफाई नहीं किया और लागू कर दिया। तो पूरी तरह से मशीनरी जो थी, ये पूरा भ्रम फैलाने का कोशिश किया है। और यही कारण है कि भानु प्रतापपुर चुनाव में हम जितने की जो ये थे, ये इनके भ्रम के कारण, इनके छल के कारण, और जो सारी प्रकार की इन्होंने दिखावटीपना किया है आरक्षण के मामले में, थोड़ा सा हम पिछड़ गए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, सिंपैथी का था, सत्ता का उपचुनाव था। 8 महीने बाद हम फिर भानु प्रतापपुर चुनाव जीतेंगे, छत्तीसगढ़ को जीत के आएंगे, जैसे हम गुजरात में परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, देखते हैं। हाँ, नीलम जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी मात्र यहाँ पर सपना देखने का काम कर रही है। लगातार इनके प्रभारी बदलते जा रहे हैं। इनको पता है कि भूपेश बघेल जी के साथ यहाँ लड़ नहीं पा रहे हैं। आज भानु प्रतापपुर को 8 महीने बाद फिर चुनाव जीतेंगे बोलते हैं। कितने सारे छल प्रपंच किए। आज एक कुछ समुदाय के लोग मिलकर के इन लोगों को फोकस करके आगे बढ़ाने की कोशिश। नीलम जी, प्रभारी तो आपके भी बदले हैं। ये तो 5 साल के बाद बदला ना, ये तो प्रक्रिया में बदला है। हर 6 महीने 8 महीने में थोड़ी प्रभारी बदल रहे हैं हमारे यहाँ। तो समझ गए कि यहाँ पर जितने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता हैं ये काम के नहीं है, इसलिए बार बार बदल करके यहाँ पर खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे चुनाव जीतेंगे। लेकिन इन लोग खुद ही बदल जाते हैं तो कहाँ से खोज पाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है, भानु प्रतापपुर में दिख गया कि तीसरे नंबर पर आने की स्थिति में आ गई थी भारतीय जनता पार्टी, और ये सपना देख रहे हैं कि यहाँ 8 महीने बाद फिर भानु प्रतापपुर जीतेंगे। आप सपना देखते रहिए। छत्तीसगढ़ में कहीं दूर दूर तक अब बीजेपी को स्वीकार करने वाला नहीं है। अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है 15 साल कितना आप लोगों ने लोगों को चूसा है और कितने यहाँ पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं। ठीक है उचित जी, ये अपनी अपनी बात करें। अभी आपके अधिकारी जेल में हैं, आप देख लीजिए, हम पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो ईडी का दबाव आप लोग कर रहे हैं। वो ईडी का ही खेल है। भारतीय जनता पार्टी पर ईडी के छोड़ कुछ नहीं है। आपके भूपेश बघेल की जमानत है। वो पता है आप लोग क्या कौन सी राजनीति खेल रहे हैं पूरे भारत देश के अंदर में। रमन सिंह समझ के रह गए हैं आप लोग। एक हिमाचल प्रदेश अभी जीते हैं, दूसरा राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में है। पूरे राज्य देश से आप लोग खत्म होते जा रहे हैं। इतना घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे देश से बाहर चले जा रहे हैं। आप अपनी चिंता करिए, आप हमारी चिंता मत करिए। इसी छत्तीसगढ़ में हम बेहतर परफॉर्मेंस करके आपको दिखाएंगे और इस बार फिर हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, 15 साल। चलिए, नोकझोंक अच्छी है, इलेक्शन में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। उचित जी, ये अपनी अपनी बातें करेंगे। देखिए, पक्ष विपक्ष हैं, लड़ेंगे भी झगड़ेंगे भी। अब जो नतीजा आ गया उस पर फिलहाल शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, लेकिन ये नोकझोंक हम हमेशा देखते हैं, पक्ष विपक्ष की होती रहती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ उचित जी, आप एक वजह क्या मानते हैं बीजेपी की हार का और कांग्रेस की जीत का? क्योंकि सिर्फ हम ये कह दें कि उपचुनाव था और उपचुनाव में ज्यादातर जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन हमेशा नहीं होता। कभी कई बार बदलाव भी होता है। तो क्या सिर्फ ये एक फैक्टर काम किया और कुछ भी नहीं? नहीं, कई फैक्टर है। राखी, इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कि कई फैक्टर है जो कांग्रेस के फेवर में गए। उदाहरण के तौर पे मैं इनको देखूंगा कि इनकी जो योजनाएं हैं वो काफी कारगर सिद्ध हुई। आप जो उस वन वाले क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में जो काम कर रही है, आप वन उपज को देख लीजिए। जो इन्होंने वन उपज को खरीदी की है, वन उपज को लेकर काफी अच्छे दाम जो दिए जा रहे हैं, वो एक कारण बहुत अच्छा है।
दूसरा ये बोनस का जो शुरू से चल रहा है वो भी कारण अच्छा है, क्योंकि चारामा का जो बेल्ट, इस तरफ का जो बेल्ट है जहाँ इसके लाभान्वित किसान बहुत ज्यादा है, एक वो फैक्टर बहुत काम करता है। भूपेश का चेहरा एक फैक्टर वो काम कर रहा है। कांग्रेस का जो लगातार चुनाव जीतने आने के बाद वो एक मनोबल बढ़ा हुआ है कांग्रेस का, वो काम कर रहा है। मोहन मरकाम जो इनके अध्यक्ष हैं वो विदाउट प्रोटोकॉल काम करते हैं, वो बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह, कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, डोर टू डोर काम कर रहे हैं, वो बड़ी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। जो पांचवी चीज कि मनोज मंडावी, स्वर्गीय मनोज मंडावी के जो भावनात्मक अटैचमेंट वाले लोग हैं और जो एक भावनात्मक रूप से उनके निधन के बाद सीट खाली हुई, वो वोटर्स उनके अटैच रहे हैं। सावित्री मंडावी एक खुद एक सौम्य चेहरा है जो कांग्रेस के फेवर में रहा है। तो ये कई कारण है जिसके कारण कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट गया। वहीं इसके इतर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो पूरी की पूरी एक डिफेंसिव मोड में थी, आप इसको देखिए कि कांग्रेस एग्रेसिव में खेल रही थी। उन्होंने उनके कैंडिडेट को जो पास्को एक्ट में फंसाया, वो उनके लिए वो जवाब देते पूरा चुनाव निकाल चुके थे। हकीकत में जो वो जवाब उनको सवाल खड़े करने चाहिए थे, जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े थे, बुनियादी सवाल थे, जो विधानसभा क्षेत्र के सवाल थे, वो कई चीजों के सवाल वो कर ही नहीं पाए और केवल जवाब देते पास्को एक्ट के तरह वो डिफेंसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे। वहीं झारखंड पुलिस इनके ही उम्मीदवार को ढूंढते वो स्टार प्रचारक की भूमिका में आ गई, तो वो पूरी निगेटिविटी वो फैला रही थी झारखंड पुलिस। तो ये तमाम कारण है कि जिनके कारण बीजेपी को माइनस मार्किंग हुई है। ये बताने में, लोगों को बताने में सफल रहे हैं कि ये पास्को एक्ट में फंसे आरोपी हैं, इनके उम्मीदवार सही व्यक्ति नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए था। तो वो तमाम मैसेज उस आदिवासी क्षेत्र में प्रचार करके कांग्रेस ने इसका राजनीतिक बेनिफिट उठाया। बिल्कुल ठीक है। वही कांग्रेस ने जो विशेष सत्र लगाया जो आदिवासी आरक्षण को लेके, वो विशेष सत्र का भी लाभ इनको मिला है। ठीक है उचित जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। खैर जो भी हुआ अब सामने है, आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है एक मैसेज है, और जिसकी हार है वो और कर रही तैयारी करेगा, जिसकी जीत है वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, क्योंकि आगे महत्वपूर्ण इलेक्शन है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए निश्चित तौर पर भूपेश का प्रताप, जीत तो हो गई है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में, और कहीं ना कहीं हिमाचल में भी कांग्रेस आई है। अब तक के जो नतीजे हमने देखे, जो रुझान हमने देखे, जो सीटें को आंकड़े हमने देखे, वो दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिला है। अब आने वाले इलेक्शंस के लिए इनको क्या करना है, कौन से मुद्दों को भुनाना है, कैसे जनता का दिल जीतेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।